Welcome to the home classes, dear students, especially the students of class 8th. Today, I am going to deliver my lecture on topic the Indian Constitution. The topic is the Constitution, and the lecture is prepared by myself, Devinder Kumar, teacher, Zone Kishtwar, District Kishtwar. So, dear students, जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल साइंस है, सोशो पॉलिटिकल साइंस, उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चैप्टर की शुरुआत जो है एक कहानी से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर एक फुटबॉल मैच का जिक्र किया जाता है। सो एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट द गेम फुटबॉल, कि फुटबॉल गेम होती क्या है। बहुत सारे लोगों ने, अब बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा और खेला भी होगा। फुटबॉल गेम मीन्स एक ऐसी गेम जो फुट मीन्स पैर, पाँव से खेली जाती है। मतलब आपके पास एक बॉल है, उसको किक मारा जाता है पाँव से। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुटबॉल गेम। तो हर एक गेम जो है कैसे खेली जाए, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे खेली जाए, कहाँ खेली जाए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में कुछ कानून बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जैसे कि उसका मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फुटबॉल गेम को हमेशा पाँव से खेला जाता है। जब कभी भी वो बॉल आपके आर्म्स या हैंड से टच होती है तो उसको फॉल माना जाता है, मतलब नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट द गोलकीपर। इसी तरीके से कुछ बाकी गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट गेम, हॉकी, क्रिकेट जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कितने प्लेयर्स वन साइड में होते हैं, एक कीपर होता है, बैट्समैन, उसमें रन आउट, कुछ ओवर्स के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कितने प्लेयर कहाँ फील्ड करते हैं, कब, कैसे। तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली जो है उन गेम्स को खेला जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों सेट किया जाता है किसी भी गेम को खेलने के लिए, ताकि उस गेम में कोई अनफेयर मीन्स ना हो और उस गेम को सही ढंग से खेला जाए। तो यही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन ऑर्डर टू उस गेम को परफॉर्म करने के लिए, वही रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक डेफिनेशन है, फर्स्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन में क्या कहता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अगर हम किसी स्टेट की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां की कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करती है कि हाउ टू फंक्शन, कैसे इस गवर्नमेंट को चलाया जाए, कैसे इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन यहां पर है नीचे, द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन, ऑफ स्टेट और एनी सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी बेसिक प्रिंसिपल्स या लॉ किसी भी नेशन के, किसी भी स्टेट के, किसी भी सोशल ग्रुप के, जो क्या डिटरमाइन करते हो? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी क्या है, उसके फराइज क्या है, एंड गारंटीज सर्टन राइट्स टू द पीपल इन इट। और वहाँ उस स्टेट के, उस नेशन के, उस सोशल ग्रुप के जो रहने वाले सिटीजन हैं, उनको कुछ राइट्स जो है प्रोवाइड करता है। सो दिस इज known as the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर समझने के लिए
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नेक्स्ट जो यहां पर हेडिंग है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी सोशल ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड एंड द एग्जाम्पल थर्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के सामने कुछ पिक्चर है, फिगर नंबर 1। ये फिगर नंबर 1 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम में मैडम जो है बच्चों को अटेंड कर रही है, बट किसी कारणवश मैडम जो है क्लास को छोड़ के बाहर निकल जाती है, और वहां का जो मॉनिटर होता है उसको जिम्मेवारी दी जाती है लुक आफ्टर द क्लास। सो यहां पर जो है वो क्लास को लुक आफ्टर करने के लिए जो मॉनिटर होता है, वहां पर वो एक बच्चे को जो है रॉन्गली पिक करता है। अनिल, द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल एज हिज क्लासमेट, जो कि उसी का क्लासमेट होता है। जब मैडम वापस आती है वो मैडम से शिकायत करता है कि मैडम आपके बाहर जाने के बाद ये जो स्टूडेंट है काफी बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। दूसरा बच्चा जो अनिल स्टूडेंट होता है वो अपनी सफाई देता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती है और मैडम उसको पुनिश करती है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि जो पावर दी गई, यहां पर मैडम के पास पावर थी, यहां पर क्लास मॉनिटर के पास पावर थी, लेकिन वो जो स्टूडेंट था उसका हक यहां पर मारा जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसको उस पर यकीन नहीं किया जाता है। सो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरत है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन लेज ऑन रूल्स दैट सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी पॉलिटिशियन लीडर। तो यहां पर जो पावर, जो मॉनिटर की पावर ने अपनी पावर का मिसयूज किया, उस मिसयूज पावर से एक आदमी को बचाया जाए, उसको मौका दिया जाए बचने का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये कानून है, उसमें ये रूल्स है कि यहां पर जो मिसयूज पावर किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरा आदमी जो है मारा जाता है, उस पावर को जो है मिसयूज ना होने दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट्स टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक शहरी को राइट देता है, हक देता है, ताकि वो अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को जो है प्रोटेक्ट कर सके। जो कि इस फिगर नंबर 1 में जिस बच्चे को पुनिश किया गया, वहां पर उसने अपना जो राइट था वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है, ताकि दोबारा जो है कोई अपनी पावर का मिसयूज न कर सके और अगले को भी अपना हक मिले कि जो फ्रीडम है, जो राइट, उसका राइट ऑफ फ्रीडम है, उसको जो है वो हासिल हो। दैट इज वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। एग्जाम्पल टू जो है रिप्रेजेंट करती है फिगर नंबर 2 को। फिगर नंबर 2 में क्या होता है कि बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे, वहां पर गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, किसी गेम को लेके उनमें आपस में बहस होती है कि कौन सी गेम खेली जाए। बट कुछ डिस्कशन करने के बाद नतीजा ये होता है कि जो बॉयज होते हैं वो जीत जाते हैं और जो वो गेम खेलना चाहते हैं वही गेम खेली जाती है। यहां पर जो गर्ल्स होते थे उनकी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि गर्ल्स बास्केटबॉल खेलना चाहते थे जबकि बॉयज और कुछ खेलना चाहते थे। सो यहां पर बॉयज की बात क्यों मानेगी? बिकॉज दे आर इन द मेजॉरिटी इन द क्लास, क्योंकि क्लास में उनकी जो नंबरिंग थी, उनकी संख्या जो थी ज्यादा थी, गर्ल्स की कम थी। गर्ल्स आर इन माइनॉरिटी एंड बॉयज आर इन मेजॉरिटी। तो इस फिगर के जरिए क्या समझा जाता है कि जो मेजॉरिटी है उसने माइनॉरिटी के ऊपर जो है अपना हक जमाया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रूल्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि यहां पर माइनॉरिटी
को जो है खतरा था, क्योंकि उसकी बात, उसका इंटरेस्ट को नहीं देखा गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें ऐसे रूल्स हैं जो कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करता है एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी, और किसी भी प्रकार की डोमिनेशन जो है मेजॉरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर जो है उसको बचाता है। एग्जाम्पल थर्ड में है कि एक दलित राइटर होता है, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जिसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि होता है। उसकी जब स्कूलिंग होती है तो वो अपने लाइफ के बारे में लिखता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो कैसे उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि वो एक दलित मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्संस। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें यहां पर इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्या गारंटीज करता है? राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्संस, मतलब जितने भी शहरी हैं सबको एक बराबर समानता से देखा जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन के बैकग्राउंड का हो। इट आल्सो सेज दैट नो सिटीजन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें ये भी बताता है कि कोई भी सिटीजन, कोई भी आदमी जो है उसके ऊपर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रेस से, किसी भी कास्ट से, किसी भी जेंडर से, या फिर किसी और बेसिस पे। तो इन सभी बेसिस पे हमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये तीन एग्जांपल्स के साथ ये शो होता है कि किसी भी मुल्क को, किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। We need it because it determines the relationship of the citizens with the government. कॉन्स्टिट्यूशन की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक रिलेशनशिप, एक ब्रिज होता है किस किस के बीच में? जो आम शहरी, जो सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और शहरी के बीच में, सिटीजन्स और स्टेट या सिटीजन और नेशन के बीच में जो एक रिलेशनशिप पैदा करता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सो इसलिए हमें इसकी जरूरत है। We need constitution because it lays down principles and guidelines required for people belonging to different background to live in harmony. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, बहुत मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रेसिस्ट, मल्टी कास्टिज्म, मल्टी लिंगुअल लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न रिलीजन के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न रीजन के, भिन्न भिन्न रेस के या कलर के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनके जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो बिलीफ होता है, जरूरी नहीं कि वो सेम हो या सारे लोग एक ही बात पे सहमत हो। सो a constitution helps serves as a set of rules and principles that all person can agree upon. कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल तैयार किया है ताकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तैयार हो जाएं, एग्री हो जाएं अपॉन द वन थिंग, किसी एक चीज पर, कि एक रास्ता सबके लिए एक ही रास्ता जो है तैयार करता है। तो उनके जो अलग अलग बिलीफ है वो एक बिलीफ कैसे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर जो है डिफाइन करता है। कौन से मुल्क का, किसी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा हो, इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो बयान करता है। वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी नीड अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल राइट्स टू लिव लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमें ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि हमारे नेचुरल राइट, जैसे हमारा नेचुरल राइट क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। सो दैट इज वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट स्टेप है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट इज ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द पीपल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। रिटन में, लिखित में ये रूल्स
बनाए गए हैं, जो कि खास जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया जो है रूल्स हैं, और जो कि अथॉराइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द पीपल के द्वारा इसको अथॉराइज किया गया है और अप्रूव किया गया है। सो इसीलिए जो है किसी भी नेशन या स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर देखा जाए, जो रिटन मतलब लिखित में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। इसको कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और इसको प्रैक्टिस में कब लिया गया? 26 जनवरी 1950 को। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली खास तौर पर कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? क्या ऐसी जरूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़े, खास तौर पर एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो यहां पर बच्चों आप साइड पर देख रहे होंगे, एक पिक्चर है, एक इमेज है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जिसको डॉक्टर बी और अंबेडकर भी कहा जाता है, बाबा साहेब भी कहा जाता है इनको। सो ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस कमेटी के ऊपर क्या जिम्मेवारी थी कि वो इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। उस कमेटी के ये चेयरमैन थे। सो चूंकि ये वहां उस कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो पहला कानून मंत्री था वो भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो इट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।